हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। क्या आपको पता है इंडिया आज ही किन्हीं ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है? क्या आपको पता है कि श्रीहरिकोटा के अलावा एक और स्पेस पोर्ट इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है जहां से इंडिया के सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे? वो लोकेशन क्या है? किन देशों ने एक नया स्पेस एग्रीमेंट तक साइन करने की बात की है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये सब पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। और याद रखिए कि आपको जब भी ये वीडियो खत्म हो, इस इमेज के ऊपर वापस आना है। जो इंपॉर्टेंट साइट्स और लोकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। और सबसे पहले एक एमसीक्यू से समझते हैं। स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, लिक्टेनस्टीन, आयरलैंड, इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की पार्ट है? ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 या ओनली 5? आप कमेंट बॉक्स में अभी आंसर लिखिए ताकि आप समझ पाएंगे क्या आपको गलत पता है या सही पता। अगर आपको नहीं भी पता ईएफटी के कितने मेंबर्स हैं या कौन सी जगह की बात हो रही है, इन 4 कंट्रीज में क्या ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं, लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन ट्रीटी, BBNJ. India is a signatory to the treaty. Treaty will ensure that profits from marine genetic resources are shared equitably and fairly. Which of the following statements are incorrect? Incorrect पूछा गया है। 2 ही स्टेटमेंट्स आपके पास है। पहली बात, क्या आपको जानकारी है ये क्या है भाई बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी? क्योंकि इसकी मीटिंग हाल में हुई थी। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपका गैस होता है इसके केस में। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल सही आंसर आप करेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। अब जिन 4 कंट्रीज की बात की वो क्या कंट्रीज मैप पे कहीं आपको दिख रही हैं? स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिक्टेनस्टीन। असल में 4 कंट्रीज ही हैं जो पार्ट हैं EFTA का। अब लिक्टेनस्टीन बहुत छोटी सी कंट्री है, बिल्कुल यहाँ स्विट्जरलैंड के पास इधर इलाके में पड़ती है, तो इसको लोकेशन याद रखिए। ये 3 असल में आइसलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टीन है आपकी 4 कंट्रीज जो पार्ट है किसका? तो फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का। पहला सवाल है कि ये EFTA क्या है? ये है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिसमें 4 कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्री है हमने डिस्कस किया? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन। और इनके साथ आज ही के दिन भारत शायद एक एग्रीमेंट साइन करने वाला है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे नाम दिया गया है टेपा। टेपा मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके तहत भारत इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इन सब के ऊपर फोकस करने वाला है। और एक रेयर बात है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का FTA अक्सर नहीं हो पाता है। अब एक और सवाल आपके मन में होगा कि 4 कंट्रीज का ग्रुप करता क्या है? तो असल में 1960 में ये फॉर्म हुआ था अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन, और इन्होंने अपना फोकस रखा था इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि EFTA की इन 4 कंट्रीज के साथ इंडिया अगर ये साइन करता है FTA, तो इंडिया को फायदा क्या होगा? इंडिया उम्मीद कर सकता है ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट मार्केट की इंक्रीज होने की संभावना। पर क्या ये कंट्रीज EU का पार्ट है? असल में ये चारों की 4 कंट्रीज EU की पार्ट नहीं है, लेकिन ये शेंजन एरिया का पार्ट है। अब ये शेंजन एरिया क्या होता है ये भी समझते हैं। तो पहले समझिए 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। आई होप आपको नाम तो क्लियर हो ही गए होंगे। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टीन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया कर रहा है, जो है ये चारों कंट्रीज किसका पार्ट है? EFTA का, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का। और अगर आपसे पूछा जाए टेपा क्या है, तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो इंडिया और EFTA के बीच में होने वाली है। अब आप समझ गए 4 कंट्रीज। अब देखिए यूरोपियन यूनियन, EU में अभी वर्तमान में कितने मेंबर हैं? असल में EU में भी 27 मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जहां पर आपके काफ़ी चीज़ों का डिसीजन सर्वसम्मति से होता है। तो वहाँ यूरोप में अक्सर बातें ये हैं कि EU एक संस्थान जो है वो असल में कहाँ ऑपरेट मोस्टली कर रहा है? तो वेस्टर्न यूरोप में। यहाँ पर कई देश ऐसे हैं जिनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बेहतर संबंध है। पहले युद्ध हुआ करते थे, बाद में संबंध नॉर्मलाइज हो गए। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट था कि अगर आप किसी एक देश का पासपोर्ट लो, सॉरी वीज़ा लो, तो आप बाकी देशों को भी घूम सकते हो। तो उसे कहते हैं शेंजन एरिया। अब आप कहोगे शेंजन को चाइनीज नाम सा लग रहा है, तो शेंजन असल में जो नाम है ये एक गांव का नाम है यूरोप का ही, इसीलिए इसको शेंजन कहते हैं, शेंजन एरिया। तो शेंजन एरिया कंट्रीज वो हैं जो शेंजन एरिया का पार्ट होती हैं। वहां के लिए आपको एक वीज़ा लेना है और उन कंट्रीज में आप घूम सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये प्रस्तावना EU के अंदर ली गई थी कि EU के मेंबर कंट्रीज जो है ना, अगर आपको एक वीज़ा मिल गया तो आप EU के आसपास की सारी कंट्री जो मेंबर है वहाँ घूम सकते हैं। लेकिन कैसे होगा वो? तो उसके लिए शेंजन एरिया बताएगा कि शेंजन की जो कंट्रीज होंगी उन कंट्रीज के लिए आपको केवल एक वीज़ा मिलेगा। तो ये मोबिलिटी पे पुश करेगा, यानी वो यूरोपियन स्टेट
वो यूरोपियन स्टेट, यूरोपियन यूनियन के नहीं, वो यूरोपीय महाद्वीप के देश जहां पर आपको बिल्कुल ओपन बॉर्डर मिलेगा, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं, उनके बॉर्डर पे लोग आ जा सकते हैं। तो ये ओपन बॉर्डर्स की बात करता है, मोबिलिटी की बात करता है। तो अगर आप बाहर से भी जाना चाहते हैं इन देशों में, तो अगर अगर आपने एक बार ईयू का वीज़ा ले लिया तो आप पूरे शेंजन एरिया में आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया शेंजन एरिया, एक हो गया यूरोपियन यूनियन जो कि एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है। इसके अलावा इन्होंने ये भी सोचा क्यों ना हम अपने देशों में एक सिंगल करेंसी चलाएं, तो उन्होंने बनाया यूरोजोन, यानी वो ईयू कंट्रीज, ये लिमिटेड है ईयू कंट्रीज के लिए। जो ईयू के मेंबर्स हैं वो कंट्रीज जो यूरो रन करते हैं अपने देश में एज अ करेंसी, जैसे भारत में रुपी चलता है, यूएसए में यूएस डॉलर्स चलते हैं, वो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की जो यूरो को रन करती है अपने देश में, उन्हें कहते हैं यूरोजोन कंट्रीज। अब समझने की चीज क्या है कि ईयू का पार्ट होना चाहिए आपको, तभी जाके आप यूरोजोन का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ईयू के पार्ट नहीं भी हैं तब भी आप शेंजन एरिया का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देखो, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो ईयू के मेंबर नहीं है, नॉन ईयू शेंजन मेंबर्स, ये वो कंट्रीज हैं जिन्हें शेंजन का पार्ट नहीं है लेकिन वो ईयू का पार्ट जरूर है। अब देखिए वो कौन सी कंट्रीज है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। और ये चारों की कौन सा ग्रुप है, EFTA। ये आइडिया लगा अब आपको? इन्होंने अपना खुद का यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बना रखा है इन चारों ने, और इन चारों के साथ ही भारत ने एग्रीमेंट साइन किया है, तो या फिर करने वाली है, अभी तक तो साइन नहीं हुआ है, आज प्रोबेबली हो जाएगा। तो EFTA की 4 कंट्रीज ही असल में वो कंट्रीज हैं यूरोप की जो ईयू का पार्ट नहीं है लेकिन शेंजन रीजन का पार्ट है। यानी यहाँ पर आप, अगर आपने ईयू का यहाँ पर वो ले लिया वीज़ा, तो आप इन चारों कंट्रीज में घूम सकते हैं। अब कई सारी ईयू कंट्रीज हैं जो ईयू के मेंबर हैं लेकिन शेंजन का पार्ट नहीं, उनका कहना है कि भाई हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वो है बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, आयरलैंड, यूके तो अब पार्ट ही नहीं रहा, और रोमानिया। यानी यहाँ पर आप शेंजन वीज़ा से नहीं जा सकते, आपको अलग से लेना पड़ेगा, फ्री मूवमेंट यहाँ नहीं था। ये सारी कंट्रीज जहाँ पे फ्री मूवमेंट है ईयू वाली, और ये वो कंट्रीज जो ईयू के मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी शेंजन का पार्ट है, वही वो कंट्रीज है 4 जो असल में अभी EFTA के मेंबर्स हैं। तो आई होप आपको पता लग गया कि ये चारों कंट्रीज ने ईयू कभी ज्वाइन नहीं किया लेकिन शेंजन एरिया एग्रीमेंट ज्वाइन कर लिया कि भाई कम से कम लोग आसानी से आ जा सकेंगे। तो उनके साथ इंडिया अब EFTA करना चाह रहा है। टेपा इस एग्रीमेंट का नाम है। किन कंट्रीज के साथ है, कहाँ ये लोकेटेड है, क्या रेलेवेंस है, आपको समझ आ गया होगा। तो ये रहा फिनलैंड, नॉर्वे, सॉरी, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड, तो यहीं पर पड़ेंगे। ठीक है, 4 कंट्रीज। अब देखिए कई ऐसी कंट्रीज हैं ईयू की जो नेटो का भी पार्ट है। अब नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो इन 4 कंट्रीज की हमने बात की, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इनमें से कुछ कंट्रीज ना असल में नेटो की पार्ट भी हैं। तो अगर आप देखें तो आपको आइसलैंड एज अ पार्ट ऑफ नेटो दिखाई देगा, स्विट्जरलैंड तो बिल्कुल भी इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड पार्ट नहीं है, लाइechtenstein पार्ट नहीं है, और आपका नॉर्वे नीटो का पार्ट जरूर है। ठीक है, तो याद रखिए नेटो कंट्रीज क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये असल में एक डिफेंस पार्टनरशिप है, ये एक सिक्योरिटी पैक्ट है। और ईयू क्या है, ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। ठीक है, शेंजन क्या है, शेंजन एक मोबिलिटी पार्टनरशिप है ताकि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल हो पाए उसके अंदर। तो कई ऐसी कंट्रीज हैं जो ईयू की भी पार्ट है और नेटो की भी पार्ट है। ऐसे 21 कंट्रीज हैं जो ईयू और नेटो दोनों की पार्ट है। कुछ कंट्रीज हैं जो ईयू की होकर भी नेटो का पार्ट नहीं है। तो याद रखिए 21 ईयू कंट्रीज नेटो की पार्ट हैं। ठीक है, और 4 नॉन ईयू शेंजन कंट्रीज भी हैं जो EFTA हैं असल में। तो ये क्या है, कैसे डिफरेंस, आई होप पता लग गया आपको। नेटो में क्या होता है, सिक्योरिटी पैक्ट है कि भाई कोई किसी देश पे हमला करेगा तो बाकी देश उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इस चीज को समझ जाओ। और ईयू क्या है भाई, 4 देशों ने 27 देशों ने मिलकर अपना एक इकोनॉमिक यूनियन बना लिया कि भाई हम सब मिलकर ट्रेड करेंगे। और उन्होंने फिर एक और एग्रीमेंट साइन किया कि भाई फ्री मूवमेंट हो पाए। तो उसमें थोड़ा थोड़ा विवाद हो गया कई देशों के बीच में कि हम नहीं चाहते कि लोग हमारे देश में आए जाएं आसानी के साथ। तो कहा ठीक है, आप उसका पार्ट मत बनिए, हम एक शेंजन एरिया बना रहे हैं। फिर उन्होंने इन्वाइट किया ऐसी कंट्रीज को जो ईयू का पार्ट नहीं है कि वो भी शेंजन का पार्ट बन सकते हैं। तो 4 कंट्रीज आके इसको जोड़ती हैं। फिर उन्होंने अपना करेंसी है वो निकाला, यूरोजोन। तो जो कंट्रीज यूरो अपने देश में चलाती है उन्हें यूरोजोन कंट्रीज कहते हैं। नेटो तो अलग है, ईयू अलग है, शेंजन अलग है। आई होप आपको, EFTA तो बिल्कुल ही अलग है। ये चारों आप समझ गए होंगे। इंडिया काफी टाइम से ईयू के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। अब बात आती है BBJN की, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन की। ये क्या बला है, तो असल में ये एक ट्रीटी है, से एग्रीमेंट है जहां जो मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको बढ़ाने की बात की जाती है। जैसे भारत का देश है तो भारत की जो बाउंड्री है उसके बाहर की जो एरिया है, जो भारत का नेशनल जुरिसडिक्शन है, उसके बाहर का जो समुद्री इलाका है, मरीन रिसोर्सेज है, उसको बचाने के लिए क्या होगा,
तो उसके लिए ग्लोबल एग्रीमेंट साइन किया गया था अनक्लॉज के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही। अनक्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, समुद्री इलाकों को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको ढंग से कंजर्व करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया था। इंडिया ने अभी तक ये ट्रीटी साइन नहीं की। अब न्यूज़ में क्यों रहा, तो रिसेंटली बेल्जियम में अभी हाल ही में 7 मार्च को इनकी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, ब्लू लीडर्स की मीटिंग हुई थी, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। इन्होंने कहा बहुत सारी कंट्रीज हैं लेकिन किसी ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया हुआ, 2 ही कंट्रीज ने अभी तक इसे किया, पलाव और चाइना ने रेटिफाई। तो इन्होंने कहा कि भाई बाकी देश भी आएँ और इसको रेटिफाई करें, जिससे जो हाई सीज हैं वो पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और ओवर फिशिंग से बच पाएं। इंडिया ने G20 में कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हाई सीज ट्रीटी को फोर्स में लाया जाए 2025 तक, और इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि एंटर करने का, लेकिन अभी तक भारत ने इसको साइन नहीं किया है। तो ये जो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसको बचाने के ऊपर भी काम करेगा, पोल्यूशन को कम करने के ऊपर भी काम करेगा, मेडिसिन फार्मा में जो काम आती हैं रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज, उसका भी एक्सप्लोरेशन और उसका यूटिलाइजेशन, इसके ऊपर भी फोकस है। लेकिन क्या कहानी है, हाई सीज होता क्या? तो देखिए, हाई सीज का मतलब होता है, ये अगर भारत की ज़मीन है ना, लैंड, ये लैंड है, मान लीजिए यहाँ भारत की ज़मीन खत्म हो गई, मान लो ये इंडिया का मैप देख लिया आपने, ये कोस्ट लाइन, ये इंडिया का लैंड यहाँ खत्म होता है, तो यहाँ से लेके ना 200 नॉटिकल माइल तक जो इलाका है समुद्र में, वो आपका होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी ये वो इलाके हैं जहाँ समुद्र के नीचे आप चाहें तो खनन कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, और जो कुछ अगर डिस्कवरी होती है जैसे ऑयल या गैस की होती है उस सी बेड में, तो आपकी कही जाएगी। उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जहां आपकी जमीन खत्म होती है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल सी होता है। यानी ये वो इलाका है जहां पर आपका एक तरह से जो कानून है वो रन करता है। यानी आपका जैसा कानून जमीन के ऊपर मूव करता है, आप अपनी नेवी खड़ी कर दो, बोलो यहाँ हम किसी को बिना वजह आने नहीं देंगे, हमारी सिक्योरिटी का सवाल है। लेकिन 12 नॉटिकल माइल से लेके आगे का जो हिस्सा है 200 नॉटिकल माइल्स तक का, वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। वहां आपके पास जो अपनी नेवी है, जो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, उस तरह पुश तो नहीं कर सकते आप, लेकिन आप कम से कम खनन और इन सब चीज़ों पर आपका प्रभुत्व होता है, आप उसका कब्जा होता है। तो हर तरफ, इधर से भी 200 नॉटिकल माइल, इधर से भी 200 नॉटिकल माइल, तो इस तरह हर देश के 200 नॉटिकल माइल तक का क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो वहां का ख्याल तो वो रखते हैं। उससे बाहर का जो इलाका है उसे कहते हैं ओपन सीज या हाई सीज। इन्हें कोई देखने वाला नहीं है। तो इनके लिए ही अनक्लॉज पहले कन्वेंशन हुआ था, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, ताकि किस तरह देश ऑपरेट करेंगे, जो इनोसेंट पैसेज है, कोई शिप, कमर्शियल शिप है, तो उसको कोई परेशान नहीं करेगा। इन चीजों का ध्यान रखने के लिए पहले अनक्लॉज शुरू किया गया था, यानी ये एक एग्रीमेंट रीच किया गया था। उसके बाद जो अभी बात हो रही है वो बात हो रही है मरीन रिसोर्सेज को लेके, जो एक बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी है, ये बात की गई। अभी तक इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, देशों ने रेटिफाई नहीं किया हुआ। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन, इसमें विवाद है इस चीज के कारण, और चाइना जितना पुश कर रहा है इसको देख के बाकी लोग तो सतर्क हैं कि भाई चाइना क्यों कर रहा है इसको पुश। तो ये हाई सीज की बात करता है। हाई सीज मतलब वो इलाके समुद्र के जो किसी देश के कंट्रोल में नहीं आते, जो किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का भी पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और यही हाई सीज के ऊपर का जो इलाका होता है उसे आप इंटरनेशनल एयर स्पेस भी कहते हैं, जहां जो किसी देश के पर्टिकुलर कंट्रोल में नहीं होती। तो उसको लेकर ये एग्रीमेंट है। आई होप आपने दोनों ही क्वेश्चन जो हमने ऑप्शन दिए हैं सही किए होंगे, नहीं किए तो आप हमेशा करोगे, क्योंकि हमने समझ लिया क्या ये कहानी है। अब जब हम हाई सीज की बात कर रहे हैं, समुद्रों की बात करें, तो बात आती है एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की। तो विशाखापट्टनम के पास ही इंडिया और मलेशिया की एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, समुद्र लक्ष्मणा। समुद्र लक्ष्मण कहां पर हुआ है? इंडिया और किसके बीच में? मलेशिया के बीच में। तो नाम याद रखिएगा। और ये मलेशिया अगेन एक ऐसी कंट्री जिसके साथ भारत के संबंध थोड़े खटास में पड़े थे कुछ टाइम पहले, पर दोबारा दोनों के संबंध काफी सुधर गए और अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, जो दिखाता है इनकी स्ट्रेंथ और इंडिया की डिप्लोमेटिक आउटरीच। तो किसके साथ होता है समुद्र लक्ष्मण? तो मलेशिया के साथ। और इसके अलावा जब आप देखो ना इन चीज़ों को, तो एक नाम बहुत बार बार न्यूज़ में रहता है, ब्लू वाटर डिप्लोमेसी पे एक आर्टिकल भी 2 तारीख को आया था इंडियन एक्सप्रेस में, जहां बात की गई थी ब्लू वाटर पॉलिसी की, ब्लू वाटर पावर बनाने की इंडिया को, जहां मॉरिशस के ऊपर फोकस किया गया था। तो कुछ जिक्र जगहों का किया गया था। मॉरिशस कहाँ पर लोकेटेड है? मॉरिशस में खासतौर पर इंडिया ने जो एलेगेला आइलैंड है इस पे डॉकिंग फैसिलिटीज, एयर स्ट्रिप बनाने की बात की। इसके अलावा भारत सेशल्स के साथ भी, जो अजम्पशन आइलैंड है, वहां पर एयर स्ट्रिप और डॉकिंग फैसिलिटी की बात कर रहा है। सेशल्स, मालदीव्स, मॉरिशस, ये 3 इलाके हैं जहां पर इंडिया स्पेसिफिकली अपने आप को और स्ट्रांगली पुश कर रहा है। नॉट कि भाई हम इनके ऊपर कब्जा कर लेता है या जैसे जैसे चाइना कर रहा है, उस तरह की कोशिश नहीं है। हमारी कोशिश है, हमारी डॉक्ट्रिन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर इनिशिएटिव के तहत हम इसको पुश कर रहे हैं और ये चीजें सामने आ रही हैं। तो कोशिश है इसको और आगे ले जाने की। तो ये है सागर इनिशिएटिव, जिसके तहत इन चीजों को पुश किया जा रहा है।
और ये एलेगेला अटॉल कहाँ पर है, तो मॉरिशस में है। और इसके ऊपर भी इंडिया एक एयर स्ट्रिप और एक एयर स्ट्रिप यानी शिप उतर जहाँ एयरक्राफ्ट उतर सकें, एरोप्लेन्स उतर सकें, डॉकिंग यार्ड, डॉकिंग फैसिलिटी शिप्स जाने के लिए और वहाँ के लोगों के रहने के लिए भी, और वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हुए भारत रिसर्च कर रहा है और भारत वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रिसर्च तो नहीं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो किन किन रीजन में जब बात होती है, मॉरिशस कहाँ है, एलेगेला आइलैंड कहाँ है, एजम्पशन आइलैंड कहाँ है, सेशल्स कहाँ है, मालदीव्स कहाँ है, डिगो ग्रासिया कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने पहले भी एलेगेला आइलैंड पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था डिटेल में, तो वहाँ से भी इसके बारे में आप जान सकते हैं। अब इंडिया का एक और स्पेस पोर्ट खोल रहा है। क्या है भाई स्पेस पोर्ट? तो तमिलनाडु के पास एक जगह है कुलशेखरापट्टनम, यहाँ पर अब एक और लॉन्च पैड खुलेगा। यानी अब कुछ अपने जो कमर्शियल, छोटे कमर्शियल लॉन्च व्हीकल्स हैं वो यहाँ से वो इसरो लॉन्च करेगी। तो आखिर ज़रूरत क्या थी भारत को एक और स्पेस पोर्ट कुलशेखरपट्टनम में खोलने की? तो कहाँ है पहले देखो कुलशेखरपट्टनम, और इससे पहले ऑलरेडी इंडिया कहाँ से अपने लॉन्चेस करता था? तो बहुत प्रचलित जगह है श्रीहरिकोटा। यहाँ है श्रीहरिकोटा। आमतौर पर इंडिया जो अपने जितने PSLV और बड़े मिशन हैं यहीं से करता है, लेकिन श्रीहरिकोटा की लोकेशन बहुत अच्छी है बड़े मिशन के लिए, और इसीलिए जितने इंडिया के PSLVs होते हैं सब यहीं से लॉन्च होते हैं। पर जब यहाँ से जाते हैं ना कोई भी इंडिया का सैटेलाइट या कोई भी लॉन्च होता है, तो उसको एक मैनूवर करना पड़ता है। उसे कहते हैं डॉग लेग मैनूवर। क्या होता है डॉग लेग मैनूवर? वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके देखो भारत से रॉकेट निकल गया। अब आप आमतौर पे शिप जब भी कोई ऐसा चीज़ जाती है तो आप चाहते हो कि आपके देश के ऊपर न गिरे, वो कोई डेबरी जो है उसका कहीं देश के ऊपर ना गिर जाए। तो यहाँ से जब लॉन्चेस होते हैं तो हर एक जो आपकी लॉन्चेस होते हैं उसको एक डॉग लेग मनूवर करना पड़ता है। डॉग लेग मनूवर, डॉग लेग मनूवर मतलब जो कुछ इस तरह शिफ्ट होकर यहाँ से जाते हैं, क्योंकि ये अगर जा भी रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका के ऊपर डेबरी गिर जाए और वहाँ लोगों की जान चली जाए। तो इसलिए मैनूवर करके थोड़ा शिफ्ट होकर जाना पड़ता है। तो बड़े PSLV मिशन के लिए उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वो जाते हैं। लेकिन जो शॉर्ट रॉकेट्स होते हैं, शॉर्ट मिशन होते हैं, उनके लिए, स्मॉल मिशन के लिए काफ़ी दिक्कत है। इसीलिए स्मॉल रॉकेट लॉन्चेस को देखते हुए, जो कमर्शियल लॉन्चेस उसको ध्यान में रखते हुए, कुलशेखरापट्टनम नाम की एक जगह से एक और अब इंडिया यहाँ से भी रॉकेट्स लॉन्च करेगा, जहाँ पर आपको कोई ऐसा मैन्यूवर रिक्वायर नहीं, क्योंकि श्रीलंका रास्ते में आएगा नहीं। आप सीधा अपना फ्लाइट पाथ ओपन है साउथवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी नॉर्मली क्या होता है ना, ये मैन्यूवर करने के लिए आपको रॉकेट्स में फ्यूल डालना पड़ता था। बड़ा रॉकेट अगर है तो ऑलरेडी बहुत सारा फ्यूल है, तो उतनी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन छोटे रॉकेट्स को लॉन्च करने में से इंडिया अब कमर्शलाइज कर रहा है, इस इंडस्ट्री का कमर्शियल फायदा उठाना चाह रहा है। तो वहाँ पर बहुत फ्यूल बहुत ज़रूरी है, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। और चाइना ऑलरेडी कमर्शियल लॉन्चेस में बहुत आगे निकल रहा है, तो भारत कम्पीट करना चाहता है और उनसे आगे निकलना चाहता है। इसलिए डॉगलेग मैन्यूवर से बचना, एक अच्छी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को यूज़ करना और भारत को इसमें आगे पहुँचाना, यही रोल है। तो इसके लिए $118 मिलियन सैंक्शन हुए थे लैंड एक्विजिशन के लिए, और यहाँ आसपास स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क्स भी बन रहे हैं। तो ये अब एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहाँ से इंडिया पोलर ऑर्बिट्स में अपने शिप्स को भेज पाएगी। अभी तक पोलर ऑर्बिट्स में आप श्रीहरिकोटा से भेजोगे तो आपको क्या करना पड़ता था? डॉगलेग मैन्यूवर करना पड़ता था, जिसे टर्न मैन्यूवर भी करते हैं, ताकि श्रीलंका के ऊपर से आप ना गुजरो। तो इसलिए एक नया और एक और विकल्प खुल के सामने आया। तो कुलशेखरापट्टनम कहाँ पर है, क्या रोल है? जैसे स्पेस इंडस्ट्रीज पार्क्स इसके आसपास खोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर को पुश मिलेगा। श्रीलंका, तमिलनाडु में नया एक स्पेस इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर से जुड़ेगा, और साइंस के अलावा इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा ये कदम हो सकता है। तो ये बात हो गई इसकी। अब अभी देखो श्रीहरिकोटा कहाँ लोकेटेड है, चेन्नई के ठीक ऊपर यहाँ श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पास, और ये नीचे इधर यहाँ पर आपका दूसरा जो लॉन्च पॉइंट है वो बन रहा है कुलशेखरापट्टनम में, टुटीकोरिन के जस्ट नीचे। तो वो दोनों लोकेशन आप जरूर याद रखिए। अब जब इतना कुछ हो गया कि हमने समुद्री जगहों की बात करी, तो इसके आसपास ये है लक्षद्वीप, जहां पर इंडिया का नया नेवल बेस बनने वाला है, जिसके ऊपर INS जटायु को कमीशन किया गया है। इंडिया ने इसके अलावा एक जेटी हाल ही में भेजी थी, कहाँ? एलेगेला, कहाँ पर? मॉरिशस में, एगेलेगा मॉरिशस में। तो मॉरिशस के एगेलेगा आइलैंड पे जो इंडिया का जेटी गया था, एयर स्ट्रिप की बात हुई थी, उसके बाद अब INS जटायु कहाँ पहुंचा है? मिनिकोय में। तो मिनिकोय कहाँ है भाई? असल में ये लक्षद्वीप का एक अटॉल है, और ये इंडिया का जो नेवल बेस है लक्षद्वीप के आसपास का, उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। इससे पहले ऑलरेडी कवरेटी में इंडिया का एक इंपॉर्टेंट बेस है। अब देखो, जो आप लक्षद्वीप देखते हो, इंडिया के ईस्टर्न साइड में अंडमान निकोबार है, ठीक है, वेस्टर्न साइड में लक्षद्वीप आर्किपेलागो है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, यानी 165 नॉटिकल माइल दूर आपके कोस्ट लाइन से कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं, जहां कवरेटी, जिसने अपने क्या बना रखा है, और मिनिकोय, इन इलाकों पे आप अपने
नेवल बेसिस बनाते हैं। तो होता इससे ये है, कोई भी शिप अगर यहाँ आसपास से पास करेगा तो आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। अब याद रखिए यहाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, 9 डिग्री चैनल किन के बीच में है और 8 डिग्री चैनल किन के बीच में। तो मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में जो है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं, वाटर बॉडी को हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, ठीक है। अब हमने देखा इन जगहों पर नेवल बेसिस का फायदा क्या है। जटायु कहाँ जा रहा है, तो वही हम कह रहे थे जटायु लक्षद्वीप में जा रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने एगेलेगा जो मॉरिशस में वहां पर अपनी जेट्टी भेजी थी। तो इंडिया लगातार पुश कर रहा है मिनिकॉय और जो कवरेती, दो जो इलाके हैं जहाँ पर इंडिया ऑलरेडी इन आइलैंड्स के ऊपर अपने बेस बना चुका है, ताकि यहाँ बेहतर तरीके से इंडियन जो नेवल फोर्सेस है वो सिक्योरिटी और जो जो आप कह सकते हैं सर्विलेंस है उसको ढंग से कर सके, ताकि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी या सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया को ना मिले। आसपास श्रीलंका में ऑलरेडी चाइना बहुत ज़्यादा पैर पसार रहा है, तो उसके हिसाब से अब जैसे अभी अलग अलग दिक्कतें, सी पायरेसी अटैक्स ऑन शिप्स हो रहे हैं ओशंस में, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, यही पुश इंडिया कर रहा है। तो ये बातें हो गई। अब आते हैं इंडिया की एक नदी के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा रिवरन आइलैंड कहाँ है, क्या आपको पता है? और वो भारत में है, और जगह का नाम है मजोली। मजोली कहाँ है, तो असम में। यहाँ लोकेटेड है मजोली आइलैंड। दुनिया के सबसे बड़े रिवरन आइलैंड कहे जाते हैं। अभी थोड़ा विवाद ये कि शायद कि अमेजोन के पास जो कुछ एक रिवरन आइलैंड है शायद वो ज़्यादा बड़े साइज में हो गए, क्योंकि मजोली आइलैंड में बहुत ज़्यादा इरोजन हो रहा है रिवर की वजह से, ब्रह्मपुत्र की वजह से, इसीलिए। लेकिन आमतौर पर से दुनिया की सबसे बड़ी रिवरन आइलैंड कहा जाता है अभी तक भी मजोली आइलैंड। और मजोली आइलैंड कहाँ है, असम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ न्यू वैष्णवाइट कल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और यहीं कुछ चीज़ों को मिला है एक जीआई टैग, यानी मजोली मास्क और उनकी पेंटिंग्स को अभी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी ये मिला है। तो ये देखिए, ये मास्क है, इन्हें कहते हैं मजोली मास्क। ये मजोली में ही बनाए जाते हैं और इनको मिला है जीआई टैग। और ये मजोली की पेंटिंग्स हैं जिनको मिला है अगेन एक जीआई टैग। तो असल में 3 चीज़ों को, नारसपुरा क्रोशेट्स लेस क्राफ्ट, मजोली मास्क और मजोली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला है। अब नरसपुर क्रोशे लेस क्राफ्ट क्या है, तो लेस क्राफ्ट क्रोशे लेस क्राफ्ट होता है मतलब जिसमें जालीदार एक जो डिज़ाइन होते हैं वो बनाए जाते हैं। और ये असल में गोदावरी के पास पड़ने वाला इलाका है आंध्र प्रदेश का, जहाँ पर ये इस जगह को इसके जो लेस के क्राफ्ट होते हैं इसके लिए इनको जीआई टैग मिला है। मजोली मास्क और मजोली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये पहली बात जो हम बात करें नरसपुर क्रोशे लेस क्राफ्ट, ये असल में वेस्ट गोदावरी के रीजन में मिलता है। और यहाँ ये आर्टिफैक्ट बनाए जाते हैं लेसेस के थ्रू। 150 साल पुराना है ये। और अब इंडिया में इसका लेस पार्क भी बनाया गया था। और अगर हम देखें तो काफ़ी प्रचलित है, यूएस यूके फ्रांस वगैरह में ऐसे होते हैं लेस आर्ट। देख रहे हैं आपको जालीदार तरीके का डिज़ाइन इसके ऊपर बनता है। और ये कहाँ पर बनता है, तो नरसपुर क्रोशे लेस क्राफ्ट कहते हैं इसको। कहाँ का है ये, तो आंध्र प्रदेश का गोदावरी के आसपास का रीजन। और दूसरा मजोली मास्क। मजोली मास्क तो हमने देखा, ये रहा मजोली मास्क। और ये मजोली की पेंटिंग है, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, ठीक है। अब मजोली है कहाँ, तो मजोली असम में है और न्यू वैष्णवाइट ट्रेडिशन वहाँ होता है। ये जो मास्क है बम्बू या क्लोथ या डंग कॉटन वुड से बनाए जाते हैं, इनके मिक्सचर से। तो काफ़ी प्रचलित है और इन सबको जीआई टैग मिला है, जो अच्छा है इन पेंटिंग्स, इन मास्क और इन क्राफ्ट के और ज़्यादा व्यापक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड करने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ऐसे और वीडियोस जानने हैं, ऐसे और पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल PW Only AIS ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। इस डिस्कशन में आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप वापस जाके दोबारा जो हमारा मैप है यहाँ पहुँचे और मुझे बताएं कि कौन कौन सी कंट्री है जो EFTA के पार्ट है। मॉरिशस कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, शेंजन एरिया के बाहर की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। कहाँ इंडिया का नया जो स्पेस पोर्ट एक और बनने वाला है वो कहाँ लोकेटेड है। तो ये मैप्स के थ्रू आपको करना होगा, जिससे आप बेहतर तरीके से को रिवाइज कर पाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only AIS एंड हैव अ नाइस डे।